लेक्चर नंबर 14 है। ऑफिशियल लेक्चर नंबर हमारा 205 है और हमारा जो सब्जेक्ट है विल का सेकंड पोर्शन पे बना रहा हूं। इसमें सेकंड पोर्शन ऑफ विल पे मैं अब आपको लेक्चर दे रहा हूं। वॉइड विल, कौन सी विल शून्य होती हैं, कौन सी विल शून्य होती हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। सेक्शन 112 क्या कहता है, जरा सा सुने आप। एक्ट निकाल लेता हूं, एक्ट से भी आपको क्लियर करके चलता हूं। देखिए ये इंडियन सक्सेशन एक्ट है मेरे पास में और इंडियन सक्सेशन एक्ट से आपको क्लियर करके चलूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बात आपके जहन तक जो जाए वो गलत और झूठे तथ्यों पर आधारित हो। हाँ, थोड़े से टाइम पन्ने पलटने में टाइम लग सकता है मुझको, क्योंकि मैं तैयार होकर नहीं बैठा था इस हिसाब से। बिकेट्स टू ए पर्सन, बिकेट्स कहते हैं विल के लिए, मतलब जो चीज छोड़ी गई है, दी गई है। टू ए पर्सन बाय ए पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन हु इज नॉट इन एक्सिस्टेंस एट टेस्टर डेथ, जो व्यक्ति वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय मौजूद नहीं है उसके लिए विल नहीं हो सकती। Where bequest is made to a person by a particular description, there is no person in existence at the testator death who answered the description, the bequest is void. तो मृत्यु के समय वो व्यक्ति जिसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है जीवित होना चाहिए। नाउ वी टॉक अबाउट द सेक्शन 113 bequests to a persons not in existence at the testator death subject to prior bequests, जिसके पक्ष में वसीयत की जाए उसका अस्तित्व वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय होना जरूरी है। बात वही है, लेकिन फिर भी इसे पढ़ते हैं। Where a bequest is made to a persons not in existence at the time of testator death subject to a prior bequest continued in the will, the later bequest shall be void unless it comprise the whole of the remaining interest of the testator in the things bequeathed. 127 क्या कहता है? अवैध गैर कानूनी कार्य के लिए विल शून्य है। सेक्शन 127, आपने विल करी कि तेरे पे नाम मेरा मकान हो जाएगा यदि तूने फलाने का कत्ल कर दिया। अगर वो व्यक्ति मेरे दुश्मनों को मार दे, कत्ल कर दे, तो उस मेरी प्रॉपर्टी का मालिक हो जाएगा। ये विल इज नो विल। bequests upon illegal or immoral conditions, a bequests upon a condition the fulfillment of which would be contrary to the law or to morality is void. देखिए विल में आप कंडीशन लगा सकते हैं, मैं मना नहीं करता। You can raise a conditions or impose a condition in a will, but क्योंकि विल मीन्स इच्छा पत्र, आपकी इच्छा है, मतलब करने वाली की, आपसे नहीं, मतलब बिल्कुल भी। यहां जब भी मैं आपसे बात कहूं तो इसका मतलब ये समझना जो वसीयत करता इलीगल कार्य के लिए नहीं होनी चाहिए, अर्थात गैर कानूनी अनैतिक कार्य के लिए विल नहीं की जा सकती। अब क्वेश्चन आता है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब। मैं आपको जो अब पढ़ा रहा हूं इसे आप जरूर सुने। आप इसके विल के महत्व को समझना चाहते हैं, विल के पूरे कानून को समझना चाहते हैं। तो इस जो सेक्शन अब मैं पढ़ने जा रहा हूं उन पे आप अपना जो तवज्जो जरूर दें। अंग्रेजी में पढ़ूंगा, हिंदी में कोशिश करूंगा समझाने की। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड, देखिए जब किसी के पक्ष में वसीयत की जाती है तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो उस प्रॉपर्टी की रक्षा करे, या जिसे उत्तराधिकार में छोड़ी जाती है तो उस संपत्ति की रक्षा करे। अभी तक जो आपने ये देखा कि विल लिखी गई, मैंने ये बता दिया कि आपको कौन सी विल अच्छी होती है, विल किन परिस्थितियों में होनी चाहिए,
किन परिस्थितियों में विल का होना हानिकारक है। ये सारी बातें मैंने पिछले लेक्चर में प्लस ये थोड़ा सा लेक्चर में जो पार्ट गया इसमें बता। अब क्वेश्चन ये होता है कि जब विल हो गई और संपत्ति आपके पास आ गई तब आप क्या कर रहे हैं। देखिए, हर मिनट हर क्षण का डिले आपके लिए नुकसानदायक होगा। यदि आपको सपोज करो आपके किसी बुजुर्ग ने आपकी विल की, आपका क्या कर्तव्य है जरा उस कर्तव्य को सुन ले। आज 5-6 मिनट ऐसे बीत जाते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड, वो तो मर ही गया, अब तो तुम्हारी हो गई, तो तुम अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा कैसे करोगे। सेक्शन 192, पर्सन क्लेमिंग राइट बाय सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज may apply for relief against wrongful possession. If any persons die leaving property movable, immovable, any person claiming a right by succession thereto or to any portion thereof may make applications to the district judge. Jurisdiction of point of view से याद रखें, क्रिमिनल कोर्ट का जुरिडिक्शन बाद में आएगा, सिविल कोर्ट का पहले आएगा विल के मैटर में। District judge of the district where any part of the property is found or situated for relief either for actual possession has been taken by another person or when forcible means of seizing the possession are apprehended. पूरा पढ़ देता हूं, उसके बाद हिंदी कर देता हूं। Any agent, relative or near friends or the court of wards in case within their cognizance may, in the event of any minor or any disqualified or absent persons being entitled by the succession to each property as aforesaid make the like application for relief। कहने का मारूजा ये है, यदि वो कोई संपत्ति बालिग की हो, नाबालिग की हो, कैसी प्रॉपर्टी हो, जो कोई व्यक्ति उसे आपके उत्तराधिकारी होने के नाते छोड़ के मरा है और आप उसका क्लेम करते हो, तो आपको डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ एप्लीकेशन लगानी चाहिए। ये भी बता दूंगा कि कब लगानी चाहिए, वो आगे बताऊंगा। ये सेक्शन 192 में कहता है। ये नहीं कि आप 10 साल बाद आके लगा रहे हैं, 15 साल बाद आके लगा रहे हैं। लिमिटेशंस है इसकी। आप आके 12 साल बाद खड़े होते हैं, कहते जी मैं तो भूल गया था, कब्जा चला रहा किसी का दूसरे का या उसके रिश्तेदारों ने ली। आप वसीयत का दावा करते हो तो आपको मालिक होना भी चाहिए। दूसरा, सेकंड कंडीशन 193, इंक्वायरी मेड बाय द जज। द डिस्ट्रिक्ट जज टू whom such application is made shall in the first place examine the applicant on oath and may make such further inquiry if any as he thinks necessary to the whether there is sufficient ground for believing that the party in possession or taking forcible means for seizing possession has no lawful title and that the applicant or the persons on whose behalf he applies is really entitled or is likely to be material prejudice if left to the ordinary remedy of a suit and the application is made bona fide। क्वेश्चन, जैसी डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने ऐसी एप्लीकेशन लगाई जाती है जो 192 में दी गई है, तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब का कर्तव्य है कि वो देखें कि हु इज लॉफुल टाइटल होल्डर। उन्हें यह भी देखना है कि जो कब्जे में है क्या वो वास्तव में मालिक तो नहीं है, क्या उसका कब्जा जेन्युइन है या नहीं है, या जो ये लगा रहा है ये खामोखा झूठा मक्कार आदमी तो नहीं है। तो जज साहब मैटर को पल्ले में तोल के डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर वो चाहें तो ये भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी रेमेडी मुकदमा डाल के भी मिल सकती है और यहां अर्जेंसी में मिल सकती है। ये अर्जेंट मैटर है, अर्जेंट मैटर ना हो तो आप मुकदमा डालें, प्रॉपर सूट डालें, वैल्यूशन करें। हाँ, आपको यहां बता दूं कि कोर्ट फीस का एक्ट लागू होता है। अगर आप किसी की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं वसीयत के मार्फत से तो आपको कोर्ट फीस देनी होगी और कोर्ट फीस हर जगह अलग अलग होती है।
अब मैं बात करता हूं, तो अर्थात जज साहब मेरिट के ऊपर डिसाइड करेंगे कि जिसने कब्जा कर रखा वो राइटफुल है या रॉन्गफुल है। रॉन्गफुल होगा तो कब्जा दिला दिया जाएगा, और राइटफुल होगा तो कब्जा रहने दिया जाएगा। तो अर्थात डिसाइड किया जाएगा हु इज एंटाइटल फॉर दैट प्रॉपर्टी। सेक्शन 194 की बात करते हैं। If the district judge is satisfied that there is a sufficient ground for believing as aforesaid, but not otherwise, he shall summon the party complained of or give notice of vacant or disturbed position by publication, and after the expiration of the reasonable time shall determine summarily the right to position subject to a suit or hereinafter provided, and shall deliver position accordingly. यहां शॉर्ट में हिंदी में समझाता हूं आपको कि जज साहब अखबार में नोटिफिकेशन करा देंगे, उस पार्टी को कोशिश करेंगे वो आ जाओ, नहीं आती तो अखबार में निकलवा के जो भी नोटिफिकेशन का पब्लिकेशन का प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करके, अगर वो नहीं आता है तो सुनकर डिसाइड कर देंगे कि किसके कब्जे में वो प्रॉपर्टी रहनी चाहिए। देखिए विल के लिए कितना पावर है, लेकिन क्या है, लोग नकली बिल बना के लाते हैं 5 साल बाद 4 साल बाद। यही तो दिक्कत है, जुडिशरी तो बहुत तेज है इन मामलों में, इंटेलिजेंट है। सुनिए आगे, प्रोवाइडेड दैट द जज शैल हैव द पावर टू अपॉइंट एन ऑफिसर हु शैल टेक एन इन्वेंटरी of the effect and seal or otherwise secure the same upon being applied to for the purpose without delay, whether he shall have concluded the inquiry necessary for summoning the party complained or not। अर्थात जो कहता है कि इसका कब्जा कर रखा उसको लिए किसी आदमी को अपॉइंट करके इन्वेंट्री वगैरह बना के देखा जा सकता है कि वहाँ क्या प्रॉपर्टी है क्या चीज़ नहीं है, ये सारी डिटेल मंगाने के लिए किसी आदमी का अपॉइंटमेंट जज साहब कर सकते हैं। ये सबसेक्शन इसका प्रोविजो में दिया है। तो ये हमने आपको बताया 192, 93, 94। अब बात आते हैं 205। 205 क्या कहता है? 205 क्या कहता है? लिमिटेशन ऑफ टाइम फॉर एप्लीकेशन फॉर कुरेटर। An application under this part to the district judge must be made within 6 months of the death of proprietor whose property is claimed by right in succession। सोते नहीं जागते रहो। An application under this part to the district judge, ये पार्ट मैं आपको ये बता दूं क्यों आता है, क्योंकि ये जो पूरा सेक्शन एक्ट है ये पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब मैं कौन सा पार्ट पढ़ रहा हूं ये भी मैं आपको बता सकता हूं, 1 मिनट होल्ड करना पड़ेगा आपको। मैं पार्ट 7 पर डिस्कशन कर रहा हूं। ये विल हो गई है, उसके बाद के ऑपरेशन की बात कर रहा हूं। देखिए विल तो हो गई, विल के लिए तो मैंने कंडीशन बता दी सारी पहले। अब एग्जीक्यूशन ऑफ विल पे बात कर रहा हूं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूशन ऑफ विल, कि विल को कैसे अस्तित्व में लाया जाए। भारतीय हिंदुओं की विल ऐसे अस्तित्व में नहीं आती, वो जीरो है जब तक कि आप उसको प्रोबेट नहीं कराते, कोर्ट में नहीं आते, वो शून्य है। आप उसके ऊपर अगर प्रॉपर्टी में मुकदमा डालना चाहते हैं तो आपके पास में लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, सक्सेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अदरवाइज नहीं है कि आप सोचो किसी की मुकदमा डाल दोगे आप, झूठे सच्चे। An application under this part to the district judge must be made within 6 months। 6 महीने के अंदर आ जानी चाहिए, वसीयत होने के या वसीयत होने के नहीं, वसीयतकर्ता की मृत्यु होने के बाद। Whose property is claimed by the right in succession। जिस विल के आधार पर आप सक्सेशन मांग रहे हो वो 6 महीने के अंदर आपके समक्ष, न्यायालय के समक्ष आ जानी चाहिए। इसका मतलब 6 महीने बेकार टाइम बीतने के बाद में
मामला गड़बड़ होता है। चलिए, आप 6 महीने में नहीं आए, क्या किया जाए, आप नहीं आए, सो गए आप। तो सेक्शन आता 208। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप वाद भी डाल सकते हो। अगर एप्लीकेशन नहीं दे पाए तो आप वाद भी डाल सकते हो, मुकदमा डाल सकते हो। आप मुकदमा डाल लो उस पर, आ जाइए, कोर्ट फीस वगैरह देके आइए ना। ऐसे नहीं है फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, नहीं होगा। Nothing contained in this part shall be any impediment to the bringing of a suit by the party whose application may have been rejected before or after the summoning of the party in position, or by the party who may have been evicted from the position under this part. कहने का मारूजा ये है, यदि 192 में की एप्लीकेशन आपकी खारिज कर दी गई है समरी ट्रायल की, या उसके आधार पर आपको निकाल दिया गया प्रॉपर्टी से, तो आपके सूट को बार नहीं करता है वो। आप 208 में सूट ला सकते हो। 192 वाली जो प्रोसीडिंग थी वो तो संपत्ति को बचाने वाली प्रोसीडिंग। अगर आपको लगता है कि आप एग्रीड हैं, उस ऑर्डर सही नहीं है, तो आप उसमें सूट डाल लो, या दूसरी पार्टी जिससे प्रॉपर्टी खारिज कराई है वो सूट डाल ले, तो सूट डाल के आ जाओ आप। अब आते हैं दूसरी बात पे भाई साहब। कोशिश किया मैंने कि 2 लेक्चरों में खत्म कर दूं इसको। बहुत बड़ा एक्ट है, पूरा का पूरा एक्ट आपको 2 लेक्चर में बताना आसान नहीं था। है 15-20 मिनट कर दूंगा। पहले निकाल लूं। 212 ऐसी वसीयत, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको वसीयती करता वसीयत बिना करे मरता है, ये इसके बारे में क्या कहती है? नो राइट टू एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन हु हैज डाइड इन स्टेट, अर्थात बिना इन एस्टेट, कैन बी एस्टेब्लिश in any court of justice unless letter of administration have been granted by a court of competent jurisdiction। यहां ये कहना चाहता है कि यदि कोई व्यक्ति बिना वसीयत करे मर जाता है तो उसके ऊपर, बिना वसीयत करे किसी प्रॉपर्टी के बारे में मर जाता है तो उसको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसके पास जरूर होना चाहिए। ये लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में यही बताता हूं, लेकिन क्या कहता है? दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ इंटेसी ऑफ ए हिंदू बुद्धिस्ट। लेकिन ये वाला सेक्शन जो है उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता जो बिना वसीयत के मृत्यु के मरते हैं। ऊपर इसने कहा बिना वसीयत के, और फिर ये क्या, बिना वसीयत मृत्यु के। तो इसका मतलब बिना वसीयत मृत्यु के मतलब ये हिंदू और मोमडन और बुद्धिस्ट और सिख पर लागू नहीं होता। पता नहीं किस पे लागू होता है। इन द केस ऑफ इंटेस्टी, अर्थात जब बिना वसीयती हिंदू वगैरह मरते हैं तो उनको गवर्न जो होता है 1956 हिंदू लॉ से होता है। जब हिंदू मरता है तो बिना वसीयत के, अर्थात कहने का मारूजा है ये जो वसीयत करके मरता है ये एक्ट उस पर एप्लीकेबल होता है। तो ऐसा अगर कोई वसीयत करके मरता है तो उसके पास में जो कहता है कि मैं इस संपत्ति का मालिक हूं इस वसीयत के आधार पर, उसको कोर्ट से एडमिनिस्ट्रेशन, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहिए यदि वो मालिक उत्तराधिकार अपना शो करना चाहता है।
कहना मारू चाहिए। नो केस मेड आउट, सेक्शन 213 या सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो सपोज करो किसी आदमी ने, आपके दादा परदादा ने आपके किसी रिश्तेदार के नाम वसीयत कर दी, एक वसीयत आपके नाम कर दी, आप बहुत ही शरीफ आदमी, और दूसरा आदमी 10 साल बाद या आप 15 साल बाद आपके ऊपर मुकदमा लाता है, तो आप उसके मुकदमे को ये कह के रोक देंगे कि भाई पहले जो है ना, तू लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ला। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? कोर्ट एक पावर इशू करती है, जिस व्यक्ति के पक्ष में वसीयत होती है उसको एक पावर दी जाती है कि वो जिस पे चाहे मुकदमा डाले, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहा है, और उन लोगों को जिनने नकली वसीयत वगैरह बनाई है उनके खिलाफ एक्शन लेने की पावर देती है उत्तराधिकारी को, या जो विल के आधार पर उत्तराधिकारी उसका बनता है। तो दैट इज कॉल्ड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जरा पढ़ता हूं। राइट टू एग्जीक्यूटर और लिगेटी, लिगेटी उसको कहते हैं जिसके पक्ष में वसीयत हुई है, और एग्जीक्यूटर उसे कहते हैं। देखो पहले जो वसीयत होती थी उसमें क्या होता था, पिक्चरों में आपने देखा होगा, तो उसमें वो किसी को एक एग्जीक्यूट करने वाला रख देते थे। तो दो तो वो होते थे जो जिनके सामने वसीयत की जाती थी व्यक्ति, और एक का काम होता था एग्जीक्यूट करने का, तो वो एग्जीक्यूटर कहलाता था। और ये जो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसी को इशू होता था, तो वो जिसको जिस हिसाब से वसीयत में लिखा होता था उसी के हिसाब से संपत्ति का बंटवारा करता था, तो वो व्यक्ति एग्जीक्यूटर कहलाता है। और एग्जीक्यूटिंग विटनेस वो कहलाते हैं, प्रमाणित करता जिसके सामने वसीयत की जाती है। तो ये तीनों ही आदमी बड़े रेस्पेक्टेबल और सम्मान्य और इज्जतदार होनी चाहिए, जिनकी जबान की वैल्यू हो, जो पैसा देख के जबान न बदलते हो। लालची आदमियों का काम नहीं है वसीयत में विटनेस होना, लेकिन आजकल क्या लालची बनते हैं। सुनिए अब आप। नो राइट एज एग्जीक्यूटर और लीगेटी कैन बी एस्टेब्लिश इन एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस अनलेस द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन इन has granted probate of will under which the right is claimed, has granted letters of administration with the will or with a copy of an authenticated copy of the। भैया सुन लो, तुम किसी के खिलाफ मुकदमा वगैरह तभी डाल सकते हो जुडिक्शन में, ऐसा नो राइट ऑफ एग्जीक्यूटर एंड लीगेटी कैन बी एस्टेब्लिश अनलेस द कोर्ट इज कंप्लीट। अगर आप चाहते हो कि कोर्ट आपको एग्जीक्यूटर ये देवे यही प्रमाण पत्र, तो आपको विल जो है उसकी कोर्ट में सिद्ध करनी होगी, विल को पेश करना होगा। हैज ग्रांटेड प्रोबेट, प्रोबेट मिले आपको तो विल पेश करनी होगी ओरिजिनल उनके सामने, बस सीधी सी बात यह है। दो अदरवाइज आपका केस मेड आउट नहीं होगा। नो राइट टू एग्जीक्यूटर और लीगेटी कैन बी एस्टेब्लिश इन एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस अनलेस द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुडिक्शन हैज ग्रांटेड प्रोबेट ऑफ विल अंडर एनी राइट इज क्लेम और हैज ग्रांटेड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विद द विल ए कॉपी ऑफ। भाई अगर तुम्हें किसी के खिलाफ मुकदमा डालना तो जब तक कि तुम्हारे पास सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र वगैरह नहीं होगा ना, तो आपके पास ये भाई साहब होने चाहिए और ओरिजिनल पेश करनी चाहिए। ये क्या कहता है, कंपिटेंट ज्यूरिस्डिक्शन की कोर्ट आपको वसीयत अपनी वसीयत का प्रोवाइड कराए, वहां पे विल के आधार पर आप राइट क्लेम करते हैं तो वहां पेश करो। आपको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विद विल जारी नहीं किया जाएगा, ये तभी मिलेगा जब सक्षम क्षेत्राधिकारी, न्यायालय जिनको क्षेत्राधिकार है, आप अपनी विल प्रस्तुत करेंगे। तो अपनी विल प्रस्तुत करनी होगी आपको, तभी आपको ये राइट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। 216 और सुन लें, फिर इसके बाद खत्म करते हैं लेक्चर को। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। गारंटी ऑफ प्रोबेट और एडमिनिस्ट्रेशन अलोन टू सू एटसेट्रा अंटिल सेम रिवोक्ड। After any grant of probate or letter of administration, no other than the persons to whom the same may have been granted
shall have power to sue or prosecute. Prosecute करते हैं फौजदारी वाद, असूट करते हैं दीवानी वाद। आपको दीवानी और फौजदारी का वाद चलाने का अधिकार है बनस्पत के आपके पास लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या सक्सेशन सर्टिफिकेट या प्रोबेट होना चाहिए। अगर विल की गई है आपके पक्ष में तो आप तभी दूसरे व्यक्ति पर मुकदमा चला सकते हैं जबकि आपके पास लेटर ऑफ प्रोबेट होगा, अदरवाइज नहीं। और अदरवाइज एक्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव of the deceased throughout the state in which the same may have been granted until such probate or letter of the administration has to or have been recorded or revoked. कहने का मारूजा ये है भाई साहब, यदि विल के आधार पर आपको संपत्ति मिली है तो आपके पास लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उस संपत्ति को चलाने का, संचालन का, या लेटर ऑफ प्रोबेट, या सेकंड सेक्शन में मैं कह सकता हूं, वो नहीं कहूंगा मैं क्योंकि ये वो अलग मैटर है, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपका केस, किसी के खिलाफ आप केस करते हैं तो सिविल एंड क्रिमिनल बोथ केस आर बेंट बार्ड। विल करा के अपने पास रख लोगे, देखो कब्जा आपका है, विल पे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उस प्रॉपर्टी को बेच भी दोगे तो दिक्कत भी नहीं है। दिक्कत कहां है कि जब आपकी उस प्रॉपर्टी पे कोई मुकदमा डालता है या तुम उस किसी प्रॉपर्टी में मुकदमा डालना है तो आपकी विल प्रोबेट होनी चाहिए। अगर आपने प्रोबेट नहीं कराई है तो आप फिर उसके एंटाइटलमेंट नहीं आपका, आप उसमें मुकदमा तभी डालोगे जब आपका एंटाइटलमेंट होगा। आप एंटाइटल करो, वो कह रहा जी मैं तो मेरी है प्रॉपर्टी, तो ये आपको सूट करने का अधिकार देता है ये सेक्शन कि आप कब दावा कर सकते हो, कब किस कह सकते हो कि इसने चीटिंग कर ली। अब देखिए सुनिए जरा सा, यहां वर्ड यूज किया सेल है, वो मैंडेटरी सेक्शन है। ये एक वसीयत, एक व्यक्ति जिसके पक्ष में वसीयत है किसी अन्य उत्तराधिकारी के खिलाफ मुकदमा तभी ला सकता है जब वो या तो वसीयत को प्रोबेट करा ले या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ले ले, अदरवाइज वो किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं डाल सकता। डाल सकता है तो वो मुकदमा चलेगा नहीं जब तक कि लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या ये सिद्ध नहीं करेगा कि वो इस प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी है। सेक्शन 217 देखता हूं, 217 पढ़ना है तो नहीं पढ़ता, जरूरी नहीं है। 264 विल के मामले में जुरिडिक्शन सिविल है और डिस्ट्रिक्ट जज साहब का है। क्रिमिनल जुरिडिक्शन बाद में आता है, पहले सिविल जुरिडिक्शन आता है जिसमें आपको विल को सिद्ध करना होता है कि हाँ हमारी विल जेन्युइन है, ऑथेंटिक है। 266 लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसी को मिलेगा जो ये सिद्ध करेगा कि विल ठीक है। जरा इसको पढ़ देता हूं, आपको इंपॉर्टेंट है ये, टाइम है मेरे पे 1 मिनट। 266 district judge powers as to grant of probate and administration. The district judge shall have the like powers and authority in relation to granting of probate and letter of administration and all matters concerned therewith as are by the law vested in him in relation to the civil suit or proceedings pending in his court. Now I want to say that in case of a will, this is a civil case and jurisdiction vested in the district court where property is situated. यदि प्रॉपर्टी कई पार्ट में है तो जिस भी पार्ट में वो न्यायालय में पड़ती है उस पार्ट में पड़ेगा। एक बात और बताता हूं, कोर्ट फीस लगेगी, कोर्ट फीस लगानी होगी और कोर्ट को ये बताना होगा
कि वैल्यू कितने की प्रॉपर्टी है, और अपोजिट पार्टी को सूचना भी दी जाएगी आपकी विल प्रोबेट होने से पहले। अगर नकली विल है तो डरोगे, असली विल है तो डरने की जरूरत ही नहीं है। नकली वाला डरता है। अब जरा पढ़ देता हूं 276, अभी है टाइम, 1 मिनट है बस। पिटिशन फॉर प्रोबेट में द अमाउंट ऑफ असेट which are likely to come to the petitioner hands must be disclosed. The time of death of tester must be disclosed. That the writing annexed is his last will and testament that was duly executed. When the application is for the purport, the petitioner is the executor named in the will. विल में नाम होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, उसके बाद आप DCS से आपके पास लाएंगे। विल के आधार पर ऐसी झूठे मुकदमे नहीं डाले जा सकते। यू मस्ट बी द ओनर। पावर ऑफ डिसीजन 283 क्या रह गया अभी? तो बहुत सारा गया, मैं इसमें पढ़ा दें। 276 पिटिशन और प्रोबेट है। पिटिशनर फॉर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 278 में आप लगा सकते हैं, और वेरिफिकेशन ऑफ पिटीशन जो है 281 में होता है, और पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज जो है दी गई है 283 में। क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा लंबा लेक्चर नहीं बना सकता। 32 मिनट हो गए। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। कभी फिर देखेंगे, पूरा करेंगे इसको।